प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील प्रभाकर हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शुद्ध वर्तनी उपविषय के अंतर्गत आइए कुछ नए शब्दों पर विचार करते हैं। देखिए, आज का हमारा शब्द है किंचन। किंचन शब्द इस तरह से लिखा जाता है और ये जो पंचम वर्ण है, जो चवर्ग का पंचम है, इसे हम अनुस्वार रूप में भी यहाँ इस तरह बदल सकते हैं और ये शब्द हो गया किंचन। किंचन शब्द का संधि विच्छेद होता है किम जमा चन। इसका अर्थ है थोड़ा सा, जरा सा। और एक शब्द होता है अकिंचन। अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ भी न हो, जिसके पास थोड़ा सा भी न हो, जरा सा भी न हो, उसे कहते हैं अकिंचन। ठीक है। अकिंचन का अर्थ भिखारी नहीं होता। भिखारी का मतलब तो हुआ जो भीख मांगता है। अकिंचन मतलब जिसके पास थोड़ा सा भी न हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भीख मांगता हो। ठीक है। अकिंचन हम अति गरीब को कह सकते हैं। ठीक है। तो किंचन शब्द इस तरह से लिखा जाएगा। किरण नहीं होता, किरण शब्द होता है सूर्य की, चंद्रमा की किरण। कीर्ति शब्द में क को दीर्घ ई होती है और त को ह्रस्व ई और यहां ऊपर र होता है कीर्ति। कीर्ति माने यश। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति। ये शब्द है कुआं। कुआं शब्द में यहां बिंदु या चंद्र बिंदु नहीं आएगा, आ पर चंद्र बिंदु आएगा, बिंदु भी नहीं आएगा, चंद्र बिंदु आएगा। ठीक है। इसी तरह धुआं शब्द है, ऐसे लिखा जाएगा, आ पर चंद्र बिंदु आएगा। आप ध पर बिंदु या चंद्र बिंदु न लगाएं और आ के ऊपर भी बिंदु न लगाएं, चंद्र बिंदु लगाएं। धुआं, कुआं, इस तरह से लिखा जाता है। शब्द है कुतूहल। कुतूहल। कुतूहल का अर्थ है कुछ नया, कुछ अनोखी बात जानने की इच्छा को कुतूहल कहते हैं। तो कुतूहल अगर हम इस तरह से लिखते हैं, ये गलत है। ठीक है। यहां क्या गलती है? क को ह्रस्व उ आएगा, लेकिन त को दीर्घ उ का प्रयोग होगा। कुतूहल शब्द भी सही होता है और एक शब्द होता है कौतूहल। कौतूहल। ये त को दोनों में दीर्घ उ आएगा, कु की जगह क हो गया। ये कैसे होता है? कुतूहल जो शब्द है, इस कुतूहल शब्द में ही अप्रत्यय जुड़ता है। अप्रत्यय जुड़ने से शब्द के आरंभ में जो उ है ये औ में बदल जाता है, जो मैंने 5 प्रत्ययों के नियम बताए थे। त को दीर्घ उ, ह, ल में से अ स्वर निकलेगा और ये अ प्रत्यय का स्वर जुड़ जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा कौतूहल। तो दोनों ही शब्द सही हैं। गलत तब होगा जब यहां हम इसको दीर्घ उ कर दें या इसको ह्रस्व उ कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, कुशाग्र शब्द है। कुशाग्र ऐसे लिखा जाएगा जैसे हम कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। श, ये तालव्य श लिखा जाएगा, ये श नहीं लिखना, मूर्धन्य श। ठीक है। कुशाग्र मैंने संधि के दौरान बताया था, कुश जमा अग्र। कुश एक घास है जो आगे से बहुत तीखी होती है, नुकीली होती है। तो कुश के अग्र जैसा, यानी कुश घास के आगे का जो हिस्सा है उसके समान जो तीव्र होता है, जो तीखा होता है, उसे कहते हैं कुशाग्र। आगे है कुसुम। कुसुम शब्द, कुसुम में पुष्प, सुमन, फूल ऐसे लिखा जाएगा, यहां श नहीं आएगा। कृतज्ञ शब्द ऐसे लिखा जाएगा, क्री।
यहां क्रिय होगा, क को री की मात्रा त और ज्ञ। कृतज्ञ होता है कृत जमा ज्ञ। कृत मैंने किया गया कार्य, यानी कोई कार्य जो हमने किया है किसी के लिए और वो उसे ज्ञ मैंने जानता है, यानी जिसके लिए हमने कोई कार्य किया है यदि वह उसे जानता है, मानता है, तो वह कृतज्ञ है। और दूसरा होता है कृतज्ञ। ये ऐसे लिखते हैं, यहां भी कृत है, यही आधा घ, घड़े का, घर शब्द का घ आधा आएगा और न है, ये ध नहीं है। ज्यादातर लोग इसको या तो कृत घन बोलते हैं या इसको कृत धन बोलते हैं। तो ना तो ये घन है और ना ही धन है, घ्न घ्न आधा घ है, कृतज्ञ। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आधा वर्ण होता है उसे अपने से पिछले वर्ण के साथ ही आवाज में जोड़ लिया जाता है, तो इसको कृत घन नहीं, अगर कृत घन बोलेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा। फिर इसमें और इसमें बोलने में क्या अंतर हुआ, ये भी कृत घन है, ये भी कृत घन है। जब कोई वर्ण अलग तरीके से लिखा जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि उसका उच्चारण भी अलग ही होना चाहिए। तो ये शब्द इस तरह से नहीं है। कृतज्ञ, घ्न का अर्थ होता है नाश करने वाला। कृत मैंने किया हुआ, यानी कोई व्यक्ति आपके द्वारा किए गए कार्य का नाश कर देता है, उसको मानता नहीं है, तो उसको कहते हैं कृतज्ञ। तो जो किए हुए को जाने, जो किए हुए का नाश कर दे, उसे कहते हैं कृतज्ञ। तो ये इस तरह से लिखे जाएंगे। अब देखिए, ये शब्द है कृति और ये शब्द है कृति, दोनों ही शुद्ध हैं। इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है। ये कृति का अर्थ होता है रचना, कि किसी लेखक की कृति। जैसे हम कहें कि रामचरितमानस तुलसीदास की अमर कृति है, कृति मैंने रचना। और ये जो कृति है, इस कृति का अर्थ होता है चतुर, संतुष्ट। ठीक है, तो ये दोनों शब्द शुद्ध हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। आगे देखिए, कृत्रिम ऐसे लिखा जाएगा, यहां क के नीचे री की मात्रा, त्र को छोटी ई, कृत्रिम। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, यानी बनावटी, यानी जो स्वाभाविक न हो उसे कृत्रिम कहा जाता है। आगे देखिए, कृपा और कृपया, ये दोनों शुद्ध हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे कृपा तो ये गलत है, और इसे ऐसे लिखेंगे तो ये भी गलत है। कृपा ये सही है, कृपया ये सही है, आधा प यहां नहीं आएगा। ये जो कृपा शब्द है, ये कृपा शब्द भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इस कृपा का अर्थ होता है दया। ये है भाववाचक संज्ञा। और ये जो कृपया है, इसका अर्थ होता है दया करके। ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। जब भी हम वाक्य में कृपा शब्द का प्रयोग करते हैं, इस तरह से जैसे हम कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें हम लिखेंगे कृपा करके। इस कृपा के साथ आप करके शब्द लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे? जब आप इसे पहले लिखते हैं। पहले जैसे हमने लिखा कृपा करके मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। अगर आप यहां लिखते हैं आरंभ में, तो आप कृपा के साथ करके शब्द लगाएंगे। अगर आप इसको यहां नहीं लिखते, आप इसको यहां लिखने की बजाय यहां लिखते हैं मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान के बाद करने की कृपा करें, तो यहां कृपा के साथ करके नहीं आएगा, क्योंकि यहां करे आ चुका है।
तो मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, तो कृपा यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, लेकिन जो कृपया शब्द है ये यहां आ सकता है आरंभ में, ऐसे कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। ठीक है, यह बन गया एक वाक्य। इस कृपया के साथ करके नहीं लगाया जाता, क्योंकि इस कृपया का अर्थ ही होता है कृपा करके। तो वो जो करके जो शब्द है वो इसके अंदर शामिल है, इसलिए इसको हम अकेला लिखते हैं, इसके साथ करके लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहां लगाया, तो कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, यहां शुरू में लगा दिया। अब ये बाद में नहीं लग सकता, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपया करें। यह कृपया शब्द बाद में नहीं लग सकता, यह शुरू में लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि इसके साथ, इसके अंदर करके शामिल है और यहां करें दिया ही हुआ है, इसलिए 2 बार करना क्रिया आ जाएगी, इसलिए यह बाद में नहीं लग सकता, पहले लग जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, इसको इस तरह से ना लिखें, अशुद्ध है ये। इसके बाद शब्द है क्रिया, लिखना है तो इस तरह से लिखा जाएगा, कृपण इस तरह से लिखा जाएगा, कृपण मैंने कंजूस, और कृपाण, कृपाण मैंने तलवार, ये इस तरह से लिखा जाएगा। कृपाण शब्द ऐसे बना है, कृप धातु में आन प्रत्यय लगने से, ये वही न व्यंजन संधि का नियम लागू होता है। री और न, इनके बीच में पवर्ग का वर्ण है, स्वर आ गया, तो यहाँ क्या होगा, री के बाद जब न आता है तो बाद का जो न होता है वो न में बदल जाता है। तो क्री प में आ गया, पा, यहाँ कोई संधि नहीं हुई, आ स्वर सीधा इसमें आ गया, संधि हुई है कि न में बदल गया, ये कृपाण शब्द बन गया। तो इस तरह से बना है, कृपाण लिखना है आपको, कृपाण नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, कृपाण, ये गलत है। इसके बाद कृपा शब्द है, कृपा शब्द में आलू प्रत्यय जोड़कर कृपालु शब्द बनता है, कृपा जमा आलू, ऐसे। आलू एक प्रत्यय होता है ये, और ये भी एक प्रत्यय है, दोनों प्रत्यय हैं, यानी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश हैं ये तो एक आध कहीं शब्द में जुड़ता है, बाकी सभी शब्दों में ये प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, जैसे शंका में आलू जुड़कर शंकालू बनेगा तो यही जुड़ेगा, निद्रा में आलू जुड़कर निद्रालु शब्द बनेगा तो ऐसे बनेगा, कृपालु बना दिया, दयालु शब्द भी ऐसे ही बनेगा, श्रद्धालु, ममतालु, ये सारे शब्द ऐसे ही जुड़ते हैं, ऐसे ही बनते हैं। और ये जो आलू प्रत्यय है ये केवल झगड़ा शब्द में जुड़ता है, और झगड़ालू, ऐसे झगड़ालू शब्द में ल को बड़ा ऊ आता है, बाकी सब में यहां छोटा ऊ आता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात आती है कि जो पोटैटो शब्द है, सब्जी वाला जो आलू शब्द है वो ये है, जहां सब्जी के आलू शब्द के रूप में आता है तो ये शब्द है, शब्दांश नहीं है, फिर प्रत्यय नहीं है। लेकिन जब ये शब्द के अंत में शब्दांश के रूप में जुड़ता है तो ये प्रत्यय है। कोई भी, कई शब्द ऐसे हैं जो शब्द भी हैं और प्रत्यय भी हैं। ठीक है, तो वो दो रूप में आते हैं, वो हमें देखना होता है कि किसी शब्द में वो शब्द के रूप में ही जुड़ रहा है या प्रत्यय के रूप में जुड़ रहा है। अगला शब्द है कृशांगी, कृष जमा अंगी, अंगी मैंने अंगों वाली, ये स्त्रीलिंग शब्द है, अंगी मैंने अंगों वाली, कृष मैंने दुबले, दुबले अंगों वाली, पतले अंगों वाली, कृशांगी होता है। और इसे अशुद्ध रूप में ऐसे लिखते हैं, कृशांगिनी,
ये अशुद्ध है। हालांकि ये कृष जमा अंगिनी कृषांगिनी हो सकता है, लेकिन कृषांगिनी शब्द नहीं है, यहां अंगिनी शब्द नहीं लगा हुआ, यहां कृष जमा अंगी कृषांगी लगा हुआ है। जैसे एक शब्द और होता है कोमलांगी, कोमल अंगों वाली, तो यहां आएगा कोमल जमा अंगी, ऐसे बना है। और इसे अशुद्ध रूप में लिखते हैं कोमलांगिनी, ये अशुद्ध है। ये आप ध्यान रखें, ये परीक्षाओं में आए हुए शब्द हैं। इसके बाद कृषि, यहां री की मात्रा और ये श मूर्धन्य श आएगा, षटकोण वाला श आएगा, ऐसे लिखना है कृषि। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, इस तरह से केंद्रीयकरण नहीं होता, केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन को केंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, एक बात आपको यहां बता दूं, ये करण जो है ये एक शब्द भी है और ये एक प्रत्यय भी है। करण जब शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो करण, करण एक कारक है, एक कारक, और इस करण कारक का अर्थ होता है साधन। ठीक है, अब हम बात करें, ये एक प्रत्यय भी है। प्रत्यय कैसे है? जैसे यहां केंद्रीय शब्द के साथ लग रहा है, करण बन गया। करण जो प्रत्यय है इसकी एक विशेषता होती है, करण प्रत्यय जब किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो उस शब्द के अंत में यदि ह्रस्व ई है तो वह दीर्घ ई हो जाती है। जैसे कोई शब्द है, क्योंकि यह प्रत्यय है इसका मतलब शब्द के अंत में जुड़ेगा, यहां कर्ण प्रत्यय जुड़ गया। ठीक है, अब ये जो शब्द है इस शब्द के अंत में यहां पर यदि ह्रस्व ई है तो दीर्घ ई में बदल जाएगी जब कर्ण प्रत्यय जुड़ेगा। तो अगर यहां दीर्घ है तो दीर्घ ही रहेगी। ठीक है, जैसे शुद्धि शब्द है, ऐसे लिखा जाता है। शुद्धि शब्द में जब कर्ण प्रत्यय जुड़ेगा तो ये जो अंत की ह्रस्व ई है ये दीर्घ ई में बदलेगी, शुद्धिकरण शब्द ऐसे लिखा जाएगा। ये शुद्ध है और हम ऐसे ही लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं और इसी को शुद्ध मानते हैं, ये गलत है। ठीक है, जैसे वृद्धि शब्द है, वृद्धि ऐसे लिखा गया है, लेकिन जब वृद्धि करण लिखेंगे इसके साथ जब करण जोड़ेंगे तो ये ह्रस्व ई दीर्घ ई में बदलेगी। ये नई बात है आपके लिए। जैसे प्रस्तुति शब्द है, प्रस्तुति शब्द ऐसे लिखा जाता है। स्तुति मूल शब्द होता है, स्तुति मैंने प्रशंसा, प्रस्तुति प्र उपसर्ग लग गया, प्रस्तुति शब्द बन गया। अब यहां ह्रस्व ई है, अब इसमें जब करण प्रत्यय जुड़ेगा तो यह बनेगा प्रस्तुतिकरण, ऐसे लिखा जाएगा। ये यहां ह्रस्व ई, यहां दीर्घ। और बताता हूं, शब्द है संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्त शब्द की तरह एक शब्द होता है संक्षिप्ति, जब इसमें ई प्रत्यय जुड़ता है संक्षिप्ति बनता है। ठीक है, संक्षिप्ति भी शब्द है, इसमें जब कर्ण प्रत्यय जुड़ेगा तो यहां आप देखिए ह्रस्व ई है, लेकिन कर्ण प्रत्यय जुड़ने के बाद ये अंत की जो ह्रस्व ई है ये दीर्घ ई में बदलेगी और ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए एक और शब्द, शक्ति शब्द है। शक्ति से पहले हमने स उपसर्ग लगाकर सशक्ति कर दिया, फिर हम करते हैं जैसे महिला सशक्ति, हम वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो सशक्ति शब्द ऐसे होता है। ठीक है,
शक्ति, ऐसे ह्रस्व ई होता है। लेकिन जब इसके साथ कर्ण प्रत्यय जुड़ता है तो ऐसे लिखा जाएगा सशक्ति करण। अब यहां आप ह्रस्व ई नहीं लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे तो वह गलत हो जाएगा। तो यह करण प्रत्यय का नियम है। अब आप इसमें एक बात और समझें। अब यहां मैं आपको बताता हूं कि अब हमने लिख दिया अधिकरण कारक, लिख दिया अधिकरण, हमने लिखा प्राधिकरण। प्राधिकरण होता है अथॉरिटी, जैसे हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हुडा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। अथॉरिटी को प्राधिकरण कहा जाता है। तो प्राधिकरण शब्द है। एक शब्द होता है व्यधिकरण। व्यधिकरण हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक और समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण शब्द भी है। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं, जैसे किंतु, परंतु, क्योंकि, यदि, ये सारे। मैंने कहा कि कोई शब्द हो, उस शब्द में जब कर्ण प्रत्यय जुड़ेगा तो यहां जो ह्रस्व ई होगी वो दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगी। यहां क्या है, जो कर्ण जुड़ रहा है वो एक उपसर्ग में जुड़ रहा है, शब्द में नहीं जुड़ रहा, शब्दांश में जुड़ रहा है। अधिकरण शब्द कैसे बना, अधि जमा करण, ऐसे बना। अब ये क्या है, ये कोई शब्द नहीं है, ये शब्दांश है, ये उपसर्ग है। उपसर्ग में जब प्रत्यय ये करण जुड़ेगा तो वहां कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अधिकरण अधिकरण ही रहेगा। यहां जो ह्रस्व ई होगी वो दीर्घ ई में नहीं बदलेगी, इसलिए इनमें परिवर्तन नहीं आया। प्राधिकरण क्या है, प्र जमा अधि, अधि उपसर्ग में प्र उपसर्ग जुड़ा तो यहां अ और अ की संधि के कारण यह बन गया प्राधि, और इसमें करण, प्राधिकरण। तो यह भी उपसर्ग में ही जुड़ रहा है। व्यधिकरण कैसे बना, वी जमा अधिकरण, व्यधिकरण। तो यहां जो करण है ये अधि उपसर्ग में ही जुड़ रहा है और वी भी उपसर्ग है, तो वी जमा अधिकरण यण संधि के नियम के अनुसार व्यधिकरण बन गया। ठीक है। और ये है समान जमा अधिकरण। यहां भी करण किस में जुड़ रहा है, अधि उपसर्ग में जुड़ रहा है। ये शब्द है, लेकिन इस शब्द में क्या जुड़ रहा है, अधि उपसर्ग, और अधि में जुड़ रहा है करण। तो करण डायरेक्ट इस शब्द में नहीं जुड़ रहा, ठीक है, करण इसमें जुड़ रहा है। तो यहां कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि यह उपसर्ग है। तो करण प्रत्यय जब किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो उस शब्द के अंत में यदि ह्रस्व ई है तो वह दीर्घ ई में बदल जाएगी। इसलिए ये सारे शब्द आपको ध्यान रखने हैं, कभी भी पजल नहीं होना। स्तुति में छोटी ई आती है लेकिन प्रस्तुतिकरण में बड़ी ई आएगी। यहां प्रस्तुति में छोटी ई, संक्षिप्ति में छोटी ई, संक्षिप्तीकरण में बड़ी ई, सशक्ति में छोटी ई लेकिन सशक्तिकरण में बड़ी ई। ऐसे ही शुद्धिकरण, वृद्धिकरण, ये शब्द, केंद्रीकरण। तो औद्योगिकरण लिखेंगे तो औद्योगिकरण में भी ग को दीर्घ ई आएगी, ह्रस्व ई नहीं आएगी। आगे शब्द है केंद्रीय। केंद्रीय शब्द ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों शुद्ध हैं, लेकिन आप यहां ह्रस्व ई नहीं लगा सकते। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्र शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है, ये बड़ी ई है, दीर्घ ई है। यहां दीर्घ ई जुड़ेगी तो दीर्घ ई की मात्रा लगेगी। जैसे भारत शब्द में ये ई प्रत्यय जुड़कर ही भारतीय शब्द बनता है। ऐसे ही राष्ट्र शब्द में ई प्रत्यय जुड़कर राष्ट्रीय, केंद्रीय, वर्षीय, जातीय, ये सारे इसी तरह से बने हैं। जैसे पर्वतीय, वो भी इसी तरह से होगा।
केश ऐसे लिखा जाएगा, बाल, केश मैंने बाल। कैकेयी, ये शब्द होता है कैकेयी। केकई नहीं होता, हम बोलते हैं केकई, केकई, केकई नहीं कैकेयी होता है, ये गलत है, हमें कैकेयी बोलना चाहिए। जैसे हमें ये शब्द बोलना चाहिए विभीषण, विभीषण, भीषण शब्द में वि उपसर्ग लगकर विभीषण शब्द बना है। अब कोई उसको बोलता है भभीषण, ठीक है, विभीषण, तो ये विभीषण, विभीषण है। जैसे ये शब्द है शूर्पणखा, शूर्पणखा, शूर्पणखा शब्द है, शूर्पणखा, ठीक है। ये कैसे बना? ये जो शूर्प शब्द है, शूर्प का अर्थ होता है छाछ। जो हम धान अनाज को साफ करने के लिए जो हम छाछ प्रयोग करते हैं, उस छाछ को संस्कृत में शूर्प कहा जाता है। और नखा, नखा जो है ये जो है शूर्प जमा नखा, नख मैंने नाखून, नखा मैंने नाखूनों वाली, स्त्रीलिंग शब्द हो गया आ प्रत्यय लगने से। तो यानी कि छाछ जैसे नाखूनों वाली, न में बदल गया क्योंकि र है, र के बाद यहाँ प आ गया, बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो र और र के बाद न आने से जो बाद का न है वो न में परिवर्तित हो जाता है। तो शूर्प जमा नखा शूर्पणखा हो जाता है, ठीक है। तो शूर्प यानी कि छाछ जैसे बड़े बड़े नाखून है जिसके, तो ये शूर्पणखा है, ना कि श्रूपणखा। श्रू, कई बोलते हैं श्रूपणखा, शरूपणखा, तो शरू नहीं है, शूर, शूर्पणखा, ठीक है। इसी तरह रावण का जो पुत्र था इंद्रजीत, वो था मेघनाद। ये नाद शब्द है, यानी मेघ यानी बादल, बादल के समान नाद है जिसका, नाद मैंने गर्जन, बादल के समान स्वर है जिसका, गर्जन है जिसकी, उसे कहेंगे मेघनाद। और हम बोलते हैं, लिखते हैं मेघनाथ, तो मेघनाथ नहीं है। मेघनाथ का मतलब हुआ मेघों का जो नाथ है, नाथ मैंने स्वामी, जो बादलों का स्वामी है, नहीं, ये इससे नहीं बना। जो बादलों के समान गर्जन करता है वो है मेघनाद। तो ये चारों शब्द आपको ध्यान रखने हैं किस तरह से लिखे जाते हैं। कौशल्या राम की माता ऐसे भी सही है, और कौशल्या शब्द भी सही है। यहां स भी हो सकता है और श भी हो सकता है, दोनों ही शुद्ध हैं। कोशिश, कोशिश शब्द, कोशिश नहीं, यहां स नहीं आएगा, श आएगा, कोशिश। कोटि शब्द, ये कोटि, ये भी सही है और ये भी सही है। ये कोटि तो है जो महिलाएं कोटि पहनती हैं बास्केट टाइप में, कोटि वो पहनने का एक वस्त्र है। और ये जो कोटि है, इस कोटि का अर्थ है करोड़, कि भारत में हिंदुओं के जो है 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो कोटि, कोटि मैंने करोड़, कोटि मैंने श्रेणी, ठीक है, ये होता है कोटि का अर्थ करोड़ या श्रेणी, ठीक है। और जो धनुष होता है, धनुष का जो किनारा होता है जो मुड़ा हुआ होता है, उस धनुष के मुड़े हुए सिरे को भी कोटि कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों शुद्ध हैं, दोनों के अर्थ अलग हैं। इसका ज्यादा प्रयोग होता है, ये तो केवल पहनने का एक वस्त्र है। इसके बाद देखिए, ये शब्द होता है कैलाश, ये शुद्ध है। अशुद्ध है कैलाश। इसका हम, हालांकि हम इसी का प्रयोग करते हैं कैलाश नाम में भी, या भगवान शिव के लिए भी कैलाशपति, हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि मूल शब्द ये है और शुद्ध भी यही है, ये शुद्ध नहीं है। अगर आपको इन दोनों में से एक का चयन करना हो तो आपको इसको चुनना है। कैलाश जो शब्द है, ये कैलाश, ये देखो मैं यहाँ आय की मात्रा है, यहाँ ए की मात्रा है। कैलाश शब्द में अ प्रत्यय लगकर बना है, यहाँ ए है, अ प्रत्यय जुड़ने से जो अंत का, ये जो आरंभ का जो ए है,
ये अय में बदल जाएगा, कै ला, स में से अ निकलेगा और ये अ जुड़ जाएगा, ये बन गया कैलाश। कैलाश क्या होता है? कैलाश होता है स्फटिक पत्थर, स्फटिक पत्थर, बिल्लौर पत्थर होता है ये, जिसको क्रिस्टल कहा जाता है, जो कि पारदर्शी होता है, ऐसा पत्थर। तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उस हिमालय पर्वत श्रृंखला में कैलाश जो है एक पर्वत शिखर है, ठीक है, और जो कि आजकल तिब्बत में है। तो ये जो पत्थर है ये उस पर्वत पर है, ये पर्वत ये जो पर्वत श्रृंखला है या ये जो पर्वत शिखर है ये इसी स्फटिक पत्थर का बना हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है कैलाश। और कैलाश से संबंध रखने वाला, अप्रत्यय लगने से संबंध रखने वाला बनता है, कैलाश से संबंध रखने वाला कैलाश, और कैलाश पर्वत हो गया। और कैलाश का जो पति है, जो स्वामी है, ठीक है, उसे कहते हैं कैलाशनाथ, कैलाशपति, तो वो शिव को कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, कैलाश ये शब्द अशुद्ध है, ये शब्द शुद्ध है। आगे देखिए, ये शब्द है कौन्तेय, ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये आधा जो न है इसकी जगह आप अनुस्वार लगा सकते हैं। कौन्तेय इस तरह से भी लिखा जा सकता है। कौन्तेय शब्द कुंती शब्द में ए प्रत्यय लगकर बना है। ए प्रत्यय के नियम में मैंने आपको बताया था, कुंती जमा ए कौन्तेय, यानी कुंती का पुत्र। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन या कर्ण, इनको कुंती का पुत्र कहा जाता है, ये क्योंकि ये कुंती के पुत्र थे, इनको कौन्तेय कहा जाता है। जो नकुल और सहदेव थे वो माद्री के पुत्र थे, उन्हें माद्रेय कहा जाता है, ठीक है। तो कौन्तेय शब्द इस तरह से आएगा। कौमुदी, कौमुदी शब्द कभी आपने सुना हो, कौमुदी होता है ज्योत्सना, यानी कि चंद्रमा की रोशनी, जिसे चांदनी कहा जाता है, जिसे ज्योत्सना कहा जाता है, वही कौमुदी होती है। जैसे एक शब्द है कोर और एक शब्द है कौर, दोनों ही शुद्ध हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। ये जो कोर है, इस कोर का अर्थ होता है सिरा, किनारा, ठीक है। जैसे हम कहें आंखों का कोर, ये आंखों का कोर, ये या ये, ठीक है, सिरा या किनारा। और ये कौर है निवाला, ग्रास। कौर का मतलब है कि जैसे हम भोजन है, भोजन हमारे पास है, चाहे वो चावल है, रोटी है, उसका हमने एक बार में जितना हिस्सा तोड़ा मुंह में डालने के लिए, उसको एक कौर कहा जाता है, ठीक है। जैसे रोटी का इतना बड़ा टुकड़ा है, किसी ने इतना तोड़ लिया, किसी ने इतना तोड़ लिया, किसी ने इतना बड़ा तोड़ लिया, तो सबने अपने अपने हिसाब से उसका एक टुकड़ा तोड़ लिया। तो चाहे वो टुकड़ा इतना था, चाहे इतना था, चाहे इतना बड़ा था, एक बार मुंह में डालने के लिए जो हमने टुकड़ा तोड़ा है उसे एक कौर कहा जाएगा, ठीक है। तो कौर, निवाला या ग्रास। और जो ज़्यादातर जो सिख युवतियां या स्त्रियां अपने नाम के साथ, जैसे परमजीत कौर, नवजोत कौर, तो ये जो कौर जो लगाती हैं वो ये कौर है। ये कौर कुमारी शब्द से ही कुमारी, कुंवारी, कौर, ऐसे मतलब इस तरह से परिवर्तित होकर कुमारी शब्द से ही कौर शब्द बना है। तो वो जो है कौर शब्द, वो यही होता है जो नाम के साथ लगाया जाता है, ठीक है। तो दोनों ही शुद्ध हैं, अर्थ अलग अलग है। कौरव इस तरह से लिखा जाएगा, कौरव। कुरु शब्द है, कुरु शब्द में अ प्रत्यय जोड़कर कौरव शब्द बनता है। क्यों, क्यों शब्द नहीं है,
क्यों अशुद्ध है? शुद्ध शब्द है क्यों। ठीक है, ये सही है। ठीक है कि क्यों शब्द का कविताओं में, औरों में, साहित्य में काफी प्रयोग होता है, बोलने में भी होता है, लेकिन वास्तव में जो शब्द है वो क्यों शब्द है। क्यों शब्द क्यों का ही विकृत रूप है, तो ये शुद्ध नहीं है। क्योंकि, क्यों शब्द ऐसे लिखेंगे और की छोटी ई लगाएंगे, इस तरह से लिखना है ऐसे। कई क्या करेंगे, या तो इसको क्यों को अलग लिखेंगे, की को अलग लिखेंगे, एक शिरोरेखा के नीचे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इकट्ठा है, ये क्यों और की नहीं है, क्योंकि है तो इकट्ठा आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। या फिर ऐसे करेंगे, बड़ी ई लगा देंगे, ये भी गलत हो गया। या फिर क्या करेंगे, एक शिरोरेखा के नीचे भी लगा दिया, ह्रस्व ई भी लगा दिया, लेकिन यहां बिंदु नहीं लगाया। ये जो क्यों का जो बिंदु है ना, क्यों, जो मैं आपको एक दिन बात बता रहा था, क्यों की आवाज आ रही है, ये असल में चंद्र बिंदु है। ये असल में ऐसे है, क्योंकि आप साउंड देखें किसकी आ रही है, क्यों। तो जब नाक से आवाज आती है, मुख और नाक दोनों से, तो वो होता है चंद्र बिंदु। तो ये यहां, तो क्योंकि शिरोरेखा से ऊपर मात्रा जा रही है, इसलिए यहां चंद्र बिंदु की जगह बिंदु का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्रमशः शब्द इस तरह से आएगा, क्रमशः। और क्रिया शब्द मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्रोधित कोई शब्द नहीं है, क्रोधित शब्द गलत है। क्रोध शब्द सही है, ये सही है। क्रोधी शब्द भी सही है, क्रोध करने वाला, ठीक है। लेकिन क्रोधित कोई शब्द नहीं है कि वह बहुत क्रोधित हो गया, तो हमें कहना चाहिए वह बहुत क्रुद्ध हो गया। क के पैर में र, उ, द के पैर में ध, क्रुद्ध। क्रुद्ध का अर्थ होता है क्रोध करने वाला, तो वो ये शब्द नहीं है, क्रोधित शब्द नहीं होता। क्रोध शब्द में इत प्रत्यय लगकर क्रोधित शब्द नहीं बनता। ठीक है, आगे ये शब्द है, क्षति शब्द है, इसे क्षति नहीं लिखना, क्षति मैंने हानि। क्षत्रिय शब्द है शुद्ध, हम अशुद्ध में लिखेंगे क्षत्रिय, क्षत्रिय बोल देंगे, क्षत्रिय लिख देंगे, गलत है। क्षमा शब्द है, क्षमा नहीं है। क्षीण शब्द है, क्षीण मैंने कमजोर, दुर्बल, ये छीन शब्द नहीं है। वैसे तो छीन भी अपने आप में एक शब्द है, छीन मतलब छीनना, ठीक है, लेकिन क्षीण को छीन बोलना या लिखना वो अशुद्ध है। ठीक है, या छीण लिख दिया तो ये अशुद्ध हो गया। क्षुधा, क्षुधा मैंने भूख, और इसे हम लिख दें क्षुधा। क्ष को छ लिख दिया, या क्ष को तो सही लिख दिया और ध की जगह द लिख दिया, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है सारे। इसके बाद क्षेत्र, क्षेत्र शब्द होता है, क्षेत्र नहीं होता। और क्षेत्रीय, इसी क्षेत्र शब्द में ई प्रत्यय जोड़ा, मैंने बताया बड़ी ई और य जुड़ेगा तो क्षेत्रीय शब्द बनेगा। इसे आप ऐसे छोटी ई और य के साथ नहीं बना सकते, ठीक है, इस तरह से नहीं बना सकते, ये गलत है, क्योंकि इसमें यहाँ बड़ी ई और य प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, ये गलत हो गया। अगर हम इसको क्षेत्रीय कर देंगे, ये भी गलत है। ऐसे ही लक्षण शब्द है, ऐसे आएगा, इसको हम कहते हैं लक्षण, ये गलत है, ये सही है। लक्ष्मण,
ऐसे आएगा और हम कर दें इसमें लक्ष इस तरह से, लक्ष्मण, ये गलत है। ठीक है, तो क्ष को छ नहीं बोलना, क्ष अपनी जगह आएगा और छ अपनी जगह आएगा। ठीक है, खंबा, ये या ये गलत है, खंबा शब्द नहीं होता, खंभा, भ आएगा यहां और यहां आधा म लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, जैसे एक शब्द है खाद्य, तो खाद्य या तो इस तरह से आएगा, ये सही है, खाद्य या तो इस तरह से आएगा या इस द्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, खाद्य ऐसे आएगा। ठीक है, खाद नहीं लिखना, खाध, ये गलत है, ये सही है। हाँ, खाद शब्द अलग है, खाद जो हम खेतों में डालते हैं फसलों के लिए, वो खाद शब्द सही है, लेकिन खाने योग्य की जब हम बात करते हैं, ईटेबल्स, खाद्य पदार्थ, तो वो खाद्य होता है, वो खाद्य पदार्थ नहीं होता। ठीक, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का शुद्ध वर्तनी का ये टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में नए शब्दों के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।